नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 1 जून 2024 है। नया महीना, नई एनर्जी, नई उमंग, नया उत्साह। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री भारत के, इनका कोट है। इन्होंने कहा था, देखो देश की जो प्रोग्रेस है वो इसमें नहीं है कि कुछ जो अमीर लोग हैं उनकी वेल्थ बढ़ गई। असली प्रोग्रेस देखो तब होती है जब गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज मिल जाएं, मतलब जीवन की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। इंडिया में देखो अभी भी बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। और कोविड-19 की महामारी के बाद आपको पता है बल्कि ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। महामारी की वजह से जॉब चली गई थी उस समय। और दूसरी तरफ अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो भी हमारे देश में बढ़ रही है। इस कोर्ट में देखो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की बात है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ मतलब दबे कुचले समाज के लोग जिनको हाशिए पर धकेल दिया गया है, जिनकी बात कोई नहीं सुनता और जो रोटी कपड़ा मकान बेसिक जो नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते, मतलब उनको अवेल नहीं कर पाते। तो इस कंटेक्स्ट में देखो नेहरू के जो वर्ड्स थे वो हमें याद दिलाते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रायोरिटी देना जरूरी है। इकोनॉमिक पॉलिसीज देश के ऐसे डिजाइन करने चाहिए जिसका फायदा सबसे ज्यादा गरीब लोगों को मिले। हेल्थ, एजुकेशन हो, सोशल वेलफेयर हो, इन सब में इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। और नेहरू का ये कोट हमें ये भी याद दिलाता है, देश के रिसोर्सेज का ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग अमीर हो रहे हैं जिसकी वजह से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है, देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, लेकिन गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे देखो चाहे वो एनडीए की सरकार हो या फिर यूपीए की सरकार हो, दोनों ने काफी सारी स्कीम्स चलाई हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए। लेकिन देखो अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया, अभी भी इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अभी भी इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, तो उसे एड्रेस करना जरूरी है। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल बांग्लादेश में फॉरेन इन्फ्लुएंस से संबंधित है। यूएसए बांग्लादेश और म्यांमार को काट के एक अलग देश बनाना चाहता है, ऐसा आरोप बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने लगाया है। दूसरा आर्टिकल, इंडिया के स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने एक नए रॉकेट को टेस्ट किया, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। सबसे लास्ट में आर्टिकल डिस्कस करेंगे सी रंगाराजन का। इंडियन एक्सप्रेस में अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, 2047 तक इंडिया को डेवलप बनाना है तो क्या करना होगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, बांग्लादेश में फॉरेन हैंड और इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में ना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट दी जिससे भूचाल आ गया। उन्होंने ये बोला, किसी देश का नाम लिए बिना एक फॉरेन हैंड है। इशारा वैसे देखो यूएस की तरफ था, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली यूएस का नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला कि एक फॉरेन हैंड कोशिश कर रहा है बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाके जहां पे क्रिश्चियंस रहते हैं इनको काट के एक अलग से देश बना दिया जाए। उन्होंने यूएस का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा यूएस की तरफ था कि यूएस हमारे और म्यांमार के कुछ रीजन्स जहां पे क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं उनको काट के अलग से एक देश बनाना चाहता है। शेख हसीना ने एग्जाम्पल भी दिया ईस्ट तिमोर का। देखो इंडोनेशिया से अलग हुआ था ये देश, ईस्ट तिमोर 2002 में ही अलग हुआ था। मैं आपको लोकेशन ज़्यादा अच्छे से बताता हूँ। ये इंडोनेशिया है ना, ये छोटा सा देश जो लाल में आप देख रहे हो ये है ईस्ट तिमोर। ये 2002 में अलग हुआ था इंडोनेशिया से। पहले डच लोगों ने राज किया यहाँ पे, बाद में इंडोनेशिया ने राज किया। लेकिन ईस्ट तिमोर में ना लोग जो थे ना वो अलग होना चाहते थे मुस्लिम डोमिनेटेड इंडोनेशिया से, और यहाँ पे क्रिश्चियंस ज़्यादा रहते हैं। यूएस ने लोगों का समर्थन किया और फाइनली ईस्ट तिमोर के रूप में एक अलग से देश बन गया इंडोनेशिया से अलग होके। तो शेख हसीना का कहना था बांग्लादेश और म्यांमार के जो क्रिश्चियंस हैं ना उनको भी अलग करना चाहता है यूएसए और अलग से देश बनाना चाहता है। 2 बातें और भी बोली शेख हसीना ने। दूसरी बात,
बांग्लादेश के ऊपर ना लगातार पास्ट में भी प्रेशर रहा है, अभी भी प्रेशर है कि ना बांग्लादेश की टेरिटरी में एक एयर बेस बनाने दिया जाए फॉरेन कंट्री को। फिर से बोलता हूं, नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा यूएस की तरफ था। यूएस काफी समय से बांग्लादेश को फोर्स कर रहा है कि आप हमें थोड़ा लैंड दीजिए ताकि हम हमारा जो एयर बेस है बांग्लादेश की धरती पर इस्टेब्लिश कर सकें। और तीसरी बात बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह बोली, हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करें। आप बोलोगे अगर यूएस बांग्लादेश को प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने में, तो फिर इसमें यूएस का क्या फायदा है? मतलब क्यों यूएस बोल रहा है बांग्लादेश को कि आप नेचुरल गैस इंडिया को एक्सपोर्ट करो? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो, बांग्लादेश के पास में ना नेचुरल गैस के अच्छे खासे रिजर्व हैं और इंडिया को एनर्जी नीड्स काफी ज्यादा है, आपको पता है। अभी ना इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड होता है ना, बांग्लादेश की साइड में ट्रेड डेफिसिट है और इंडिया की साइड में ट्रेड सरप्लस है। तो इंडिया चाहता है कि यार हमारा ट्रेड बल्कि और ज़्यादा बढ़े बांग्लादेश के साथ में, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो, यानी बांग्लादेश से हम इंपोर्ट भी ज़्यादा करें। और चाइना का दबदबा बढ़ रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो यूएस का ये इंटरेस्ट हो सकता है कि ना किसी प्रकार से बांग्लादेश को चाइना के इन्फ्लुएंस से खींचा जाए और इंडिया के साथ रिश्ते ज़्यादा मजबूत हो एज कंपेरिजन टू चाइना, और इंडिया तो यूएसए का दोस्त है। तो ये एंगल हो सकता है। कुल मिला के देखो, ये 3 आरोप बांग्लादेश ने लगाए यूएसए के ऊपर, वो भी इनडायरेक्टली। शेख हसीना ने यह भी बोला कि मेरे पास ना ये प्रपोजल आया 3 पॉइंट्स का, एक वाइट मैन की तरफ से, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वाइट मैन कौन था जो ये प्रपोजल लेके आया। बट यूएस का देखो बांग्लादेश में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है ही क्यों? देखो, सबसे पहले ना आप बांग्लादेश की लोकेशन देखिए। बांग्लादेश की ना लोकेशन काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। इस रीजन में बांग्लादेश है, मतलब इंडिया का वेस्ट बंगाल भी है, तो ये ना इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल दोनों की नोड पर है। और पहले ना जो एंशियंट सिल्क रूट था ना, वो जैसे हिमालय से होके गुजरता था, तो सी से ग्लोबल सिल्क रूट को एक्सेस करने का ये सबसे छोटा रूट था। तो इस रीजन की हमेशा से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रही है। जब देखो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना, यूएसए एक तरफ और यूएसएसआर दूसरी तरफ, तो दोनों देशों में कंपटीशन था ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने पाले में करने का। तो उस समय पाकिस्तान को ना यूएसए ने अपने पाले में कर लिया, अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। 2 ट्रीटीज का मेंबर यूएस ने पाकिस्तान को बनाया, एक सेंटो जिसे बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें देखो ईरान, इराक, टर्की, पाकिस्तान ये सब देश थे। और दूसरा ग्रुप जिसका मेंबर पाकिस्तान को बनाया गया वो था साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो। इसमें तो देखो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस ये सारे देश थे। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इसलिए भी यूएस के लिए ज़्यादा थी क्योंकि उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था। 1971 से पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था तो ये रीजन पाकिस्तान का ही पार्ट था ना, तो इसलिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस यूएस के लिए और भी ज़्यादा थी। और ना यूएस को ये लगता था ये जो रीजन है ना, ये एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। यूएस के लिए इस रीजन की इंपॉर्टेंस थी, इसी वजह से तो यूएस ने बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था, क्योंकि यूएस को यह लगता था कि यहां पर एक अलग से देश बन जाएगा ना बांग्लादेश के रूप में, तो फिर देखो ये देश यूएसएसआर की तरफ जा सकता है और ये जो स्ट्रेटेजिक रीजन है हमारे हाथ से निकल जाएगा और ये यूएसएसआर की तरफ चला जाएगा। इसी वजह से तो जब बांग्लादेश वार चल रहा था तो यूएसए ने अपना एक न्यूक्लियर करियर यूएसएसएस एंटरप्राइज यहां पर भेज दिया था बे ऑफ बंगाल रीजन में। लेकिन उस समय इंडिया की यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन थी, तो जवाब में यूएसएसआर ने भी अपना शिप भेज दिया था। तो यूएस को लगा कि यार ऐसे तो हमारे बीच में यूएसएसआर और यूएस से हमारे बीच में वार हो जाएगा बांग्लादेश के कारण, तो इसलिए यूएस से बीच में नहीं आया था और अल्टीमेटली बांग्लादेश के रूप में एक अलग से देश बना। लेकिन जब अलग से देश बन गया बांग्लादेश, तब भी यूएस ने छोड़ा नहीं इस रीजन को। उस समय शुरुआत में प्रधानमंत्री बने थे शेख हसीना के फादर मुजीबुर रहमान,
तो यूएसए ने ना इनको कंट्रोल करने की कोशिश की कैरेट एंड स्टिक की सहायता से। इन्होंने ना बांग्लादेश ने, जो नया नया देश बना था, इन्होंने 1974 में ना क्यूबा, जिसकी एक ऐसा देश जिसकी ना बनती नहीं है यूएस के साथ में, तो बांग्लादेश ने ना आज़ादी हासिल करने के बाद में यूएस के दुश्मन क्यूबा को जूट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बदले में देखो यूएस ने बोला कि हम आपको फूड की मदद नहीं देंगे। 1974 में फेमीन आया था बांग्लादेश में और यूएस ने मना कर दिया था कि यार आप हमारे दुश्मन क्यूबा को जूट एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम आपको अनाज नहीं देंगे। तो फेमीन के समय यूएस ने बांग्लादेश को अनाज भेजना बंद कर दिया था और यूएस ने कंडीशन रखी थी कि हम बांग्लादेश को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब इंडियन फोर्सेस यहां से चली जाएंगी, और हुआ भी ऐसा ही। वार के बाद 71 वार के बाद जब इंडियन फोर्सेस गई तब यूएस ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। और देखो एक और चीज, हेनरी किसिंजर उस समय ढाका की विजिट पे आए थे, लेकिन विजिट पे आने से पहले उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो प्रो सोवियत हैं, अगर ये रिजाइन करेंगे तभी मैं आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। तो इन्होंने रिजाइन किया, तब जाके हेनरी किसिंजर फिर बांग्लादेश की विजिट पे आए थे। फिर देखो 1998 में यूएस को ये लगा कि यार बांग्लादेश में तो नेचुरल गैस के बढ़िया रिजर्व हैं और हमारी कंपनीज नेचुरल गैस को एक्सप्लोर कर सकती है बांग्लादेश में, और स्ट्रेटेजिक रीजन तो है ही पहले से। तो यूएस ने ना बांग्लादेश को एक प्रपोजल रखा कि हम ना आपस में एक स्टेटस ऑफ फोर्स एग्रीमेंट साइन करते हैं। स्टेटस ऑफ फोर्स एग्रीमेंट जब साइन होगा तो दोनों देशों की फोर्सेज, यूएस और बांग्लादेश की फोर्सेज मिलके हम जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। लेकिन बांग्लादेश को ना यूएस पे भरोसा नहीं हुआ। बांग्लादेश ने कहा कि मिलके भैया एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, ऐसे तो आप हमारे देश के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दोगे, इसलिए एग्रीमेंट साइन करना है तो कोई छोटा मोटा साइन कर लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नीड असेसमेंट, कि मिलके सिर्फ हमें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेंगे डिजास्टर आने पे, लेकिन मिलके जॉइंट एक्सरसाइज नहीं चलाएंगे। इसका मतलब बांग्लादेश ने यूएस को भाव नहीं दिया, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा ना यूएस पे शक करता रहा है कि यूएस की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। अब क्या हुआ, अब देखो शेख हसीना ना चौथी बार फिर से प्रधानमंत्री बनी, लेकिन यूएस ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शंस पे ना क्वेश्चंस रेज कर दिए। अपोजिशन ने बायकॉट किया था, इसलिए यूएस ने बोला कि आपके यहाँ इलेक्शन अच्छे से नहीं हुए हैं। यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए, जैसे रैपिड एक्शन बटालियन, वहाँ पे जो आर्म्ड फोर्स है, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप लगे, तो रैपिड एक्शन बटालियन के ऑफिशियल्स पे यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, भाई इनको वीज़ा ना दिया जाए। इसके अलावा जो एंटी हसीना गठबंधन था बांग्लादेश के अंदर, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, उसको यूएस ने सपोर्ट किया। मतलब लगातार यूएस और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे नहीं है, आप देख सकते हो जो हमने डिस्कस किया पिछले 3-4 मिनटों में। अब इसके बाद आता है देखो चाइना का एंगल। यूएसए को ना एक डर यह भी है कि बांग्लादेश में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। पहले यूएस को डर यूएसएसआर से था कि यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ सकता है, अब यूएस को डर चाइना से है कि चाइना का जो डर है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश में बढ़ सकता है। वैसे भी देखो चाइना की जो गतिविधियां हैं इस बे ऑफ बंगाल रीजन में पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़ गई हैं। चाइना ने प्रपोज किया था बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया ने ज़्यादा भाव नहीं दिया इस कॉरिडोर को, तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पे काम चल रहा है। चाइना को ये लगता है कि अगर देखो सामान मंगवाना हो ना, तो ये एक अल्टरनेटिव रास्ता हो सकता है कि म्यांमार के थ्रू, म्यांमार के पोर्ट पर सामान उतरे और बाद में वो रोड या फिर रेल नेटवर्क के थ्रू सीधा चाइना में जाए। मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करने का एक अल्टरनेटिव रूट के रूप में देखता है चाइना इस चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को। म्यांमार में अगर आप देखोगे, चाइना देखो एक तरफ जहां मिलिट्री रूल को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना रिबल्स को भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब चाइना की बल्ले बल्ले है, चाहे कोई भी जीते, मिलिट्री जीते, रिबल्स जीते, चाइना सबके साथ में रिलेशंस मेंटेन करके रख रहा है ताकि अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे सिक्योर किया जा सके। चाइना को ये भी लगता है कि ये रीजन नेचुरल गैस से भरा हुआ है, तो पाइपलाइन के थ्रू म्यांमार के सितवे से चाइना के यूनान प्रोविंस में नेचुरल गैस सप्लाई की जा सकती है। म्यांमार से भागकर बहुत सारे रोहिंग्यास बांग्लादेश में आ गए थे,
तो चाइना ने एक होप दी थी बांग्लादेश को कि मैं आपका निपटारा करवा दूंगा, चिंता मत करो, ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजी आपके देश में भाग कर आ गए हैं म्यांमार से, मैं उनको वापस म्यांमार में भेजने में आपकी मदद करूंगा। ऐसा चाइना ने बोला बांग्लादेश को, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन उम्मीद दे दी बांग्लादेश को कि हम आपके शुभचिंतक हैं। आज के समय में देखो, बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है। चाइना ने बांग्लादेश में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। एग्जाम्पल्स हैं ये कुछ, करण फूली टनल, पद्मा ब्रिज, पायरा डीप सी पोर्ट। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर इंडिया ने ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए होते तो यूपीएससी के पूछने के चांसेस थे। चाइना ने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बस 2-3 आपको पता होने चाहिए एग्जाम्पल देने के लिए। स्पेशली यूपीएससी नहीं पूछेगी, स्पेशली इंडिया का पूछेगी। जैसे पूछ लिया था कि इंडिया ने अफगानिस्तान में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए हैं। चाइना ने बांग्लादेश को यूं दिखाने की कोशिश करता है कि हम पॉलिटिकली न्यूट्रल हैं, हम आपके देश में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जबकि यूएस की परसेप्शन ये बनी हुई है कि यूएस बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है। आज के समय में बांग्लादेश सबसे ज्यादा जो हथियार परचेज करता है वो चाइना से करता है। इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं? चूंकि देखो, आज इंडिया के ना यूएस के साथ अच्छे रिलेशन हैं और चाइना का दबदबा बढ़ रहा है बांग्लादेश में, तो दोनों हिसाब से देखें तो इंडिया के कंसर्न्स हैं। चाइना का दबदबा बढ़ना मतलब इंडिया का इन्फ्लुएंस कमजोर होना बांग्लादेश में। दूसरी तरफ चाइना के साथ बांग्लादेश के रिलेशन खराब होना, यह भी इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यूएस आज के समय में इंडिया का दोस्त है। तो यूएस के साथ रिलेशन खराब होते हैं तो बांग्लादेश और ज़्यादा चाइना के पास जाएगा, और ज़्यादा इंडिया से दूर जाएगा। जबकि इंडिया बांग्लादेश के साथ में ज़बरदस्त अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहता है। बांग्लादेश ने पास्ट में हमारी मदद की है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को कर्ब करने में। देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश जरूरी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बांग्लादेश जरूरी है। तो इंडिया के लिए कंसर्न्स इसीलिए है यूएस बांग्लादेश रिलेशंस के खराब होने से। तो ये पूरा इशू हमने डिटेल से डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया में स्टार्टअप्स की स्पेस में एंट्री से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 30 मई का जो दिन था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। 30 मई के दिन ना एक स्टार्टअप जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, अग्निकुल कॉस्मोस ये स्टार्टअप का नाम है। इन्होंने ना एक रॉकेट टेस्ट किया। जिस रॉकेट को टेस्ट किया गया उसका नाम था अग्निबाण और मिशन का नाम था सब ऑर्बिटल टैक डिमोन्स्ट्रेटर, सब ऑर्बिटल टैक डिमोन्स्ट्रेटर। यह एक मिशन का नाम था जिसमें रॉकेट की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया। समझ गए? जो ये डिमोन्स्ट्रेटर मिशन होते हैं ना, इसमें कोई भी स्टार्टअप या फिर स्पेस एजेंसी टेस्ट करती है कि जो हमने रॉकेट लॉन्च करना है वो कैसे परफॉर्म करेगा रियल कंडीशंस में। समझ गए? अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाता है स्पेस एजेंसीज या फिर स्टार्टअप्स के द्वारा डिमोन्स्ट्रेटर मिशन में। तो फिर अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने रॉकेट अग्निबाण को टेस्ट किया। ये ना इस स्टार्टअप का 5वां अटेम्प्ट था। इससे पहले 4 बार अग्निबाण रॉकेट को टेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार कभी बारिश ज़्यादा आ गई, कभी वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, कभी कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया। तो फाइनली अब 5वीं बार अग्निबाण रॉकेट को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। इस रॉकेट की हम बात करें, अग्निबाण रॉकेट 2 स्टेज 14 टन लॉन्च व्हीकल है। ये छोटी सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब अर्थ से 160 से लेकर 2000 किलोमीटर की हाइट पर। लो अर्थ ऑर्बिट में इस प्रकार के सैटेलाइट्स डाले जाते हैं, जैसे देखो अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट्स, तो उसमें सक्षम है ये जो सैटेलाइट्स हैं अग्निबाण, जो अब सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। लेकिन राइटर कहते हैं मिनिमल वर्जन के साथ इस रॉकेट को टेस्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल एक ही इंजन के साथ टेस्ट किया गया। और खास बात यह है इस अग्निबाण रॉकेट के ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं ना, इवन इंजन, वो देखो 3D प्रिंटेड है। 3D प्रिंटिंग लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है जिससे किसी चीज़ को जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। मतलब किसी
मशीन वगैरह को, किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को जल्दी से मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए लेटेस्ट टेक्निक है 3D प्रिंटिंग या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो अग्निकुल कोसमोस का ये कहना है हमने ज़्यादातर कंपोनेंट्स 3D प्रिंटिंग से मैन्युफैक्चर किए हैं, यानी आगे और भी रॉकेट मैन्युफैक्चर करने हों तो हम जल्दी जल्दी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। 1 महीने में 1 रॉकेट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। राइटर कहते हैं अभी देखो हो सकता है कुछ और टेस्ट ये अग्निकुल कोसमोस स्टार्टअप करेगा इससे पहले कि फाइनली किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। बट हाँ, इतना ज़रूर है, अभी तक देखो कॉमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करना हो तो इसरो की आर्म के द्वारा ही, इसरो की एक ब्रांच के द्वारा ही ये कॉमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करना किसी प्राइवेट कंपनी के लिए। बट अच्छी बात यह है कि अब ये अग्निकुल कोसमोस जैसे स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो दूसरे देशों की भी बहुत सारी कंपनीज इन स्टार्टअप्स के पास आएंगी कि भैया हमारा छोटा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए। तो ओवरऑल इंडिया को काफ़ी फायदा होगा, इंडिया को फॉरेन रेवेन्यू हासिल होगा, स्पेस के मामले में इंडिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और एक और चीज़ आपको बताऊं, एक और स्टार्टअप भी था जिसने इससे पहले अपने एक रॉकेट को टेस्ट किया था, स्काई रूट विक्रम। स्काई रूट विक्रम ने भी पहले अपने रॉकेट को टेस्ट किया था। तो ये अग्निकुल कोसमोस ये सेकंड स्टार्टअप है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, अभी हमारे देश में अगर कोई छोटा सैटेलाइट लॉन्च करना हो तो कौन सा जो लॉन्च व्हीकल है यूज़ किया जाता है? अभी PSLV यूज़ किया जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन इसरो एक और छोटे लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहा है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी जल्द बन जाएगा, फिर इसकी सहायता से जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। और इसके अलावा प्राइवेट स्टार्टअप्स तो आगे आ ही रहे हैं, जैसा हमने कंटेक्स्ट में डिस्कस किया। आगे आगे देखो, स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है। कई सारी कंपनीज हैं जो अपने ऑपरेशंस के लिए छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करवाना चाहती हैं। तो इस क्षेत्र में ना काफ़ी डिमांड आने वाले समय में आने वाली है। अच्छी बात यह है, ये जो स्टार्टअप था ना अग्निकुल कोसमोस, इसके साथ ना इसरो ने टेक्नोलॉजी शेयर की, मतलब जो भी एक्सपर्टीज थी वो शेयर की। इसरो जब नए स्टार्टअप्स के साथ में अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करता है ना, तो इन स्टार्टअप्स का टाइम बहुत बच जाता है। इसरो ने काफ़ी कुछ सीखा है इतने सालों में, हिट एंड ट्रायल से, एक्सपेरिमेंट से। तो इन स्टार्टअप्स को ना वो चीज़ें नहीं करनी पड़ी, इनका टाइम बच गया इतना ज़्यादा, क्योंकि इसरो ने ऑलरेडी गलतियां कर ली हैं। तो एकदम से टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज मिल गई इसरो से, तो इन स्टार्टअप्स का काम चल गया। और इवन देखो इसरो को भी फायदा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं स्टार्टअप्स को फायदा होगा। जैसे इसरो ना अपना सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट कर रहा है, और अग्निकुल में भी सेमी क्रायोजेनिक इंजन था। तो इसरो इस स्टार्टअप से पूछ लेगा कि भैया आपका ये क्या एक्सपीरियंस रहा इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन के साथ में, और जो गलतियां या फिर जो लर्निंग्स होंगी इस अग्निबाण रॉकेट के साथ में, वो गलतियां फिर इसरो नहीं करेगा। मतलब एक दूसरे से सीखने को मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट आगे भी ये चीज़ इंश्योर करे कि देखो ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल फ्रेमवर्क ऐसे हों कि बल्कि नॉलेज का आसानी से आदान प्रदान हो। ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जिसकी वजह से इसरो जो है वो अपनी नॉलेज शेयर नहीं कर पा रही है स्टार्टअप्स के साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो एक क्षेत्र में साइंटिफिक एडवांसमेंट आता है और उसका असर दूसरे क्षेत्र पर पड़ता है। आप उसका ज़बरदस्त एग्जाम्पल देखिए। जैसे ना अप्रैल में ना इसरो ने ये बोला, वो उसने ना इंजन नोजल्स डेवलप कर लिए हैं जो कार्बन कार्बन कंपोजिट से बने हैं। और ये जो नोजल्स हैं ना, इंजन के नोजल जो हैं, ये कोलंबियन एलॉय नोजल को रिप्लेस करेंगे चौथी स्टेज में। अब देखो कार्बन कार्बन कंपोजिट की जो एडवांसमेंट है ना, वो मटेरियल साइंस के क्षेत्र में हुई, लेकिन मटेरियल साइंस के क्षेत्र में हुई। अब इसरो उस कार्बन कार्बन कंपोजिट को यूज करेगा एज ए नोजल। तो फिर देखो, एक फील्ड में साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई, फायदा दूसरी फील्ड में हुआ। तो यही हमारे देश में आगे भी होना चाहिए, जो अलग अलग डिसिप्लिन्स के बीच में, जैसे स्पेस साइंस एक डिसिप्लिन है, मटेरियल साइंस दूसरा डिसिप्लिन है, अलग अलग डिसिप्लिन्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन, मिलकर रिसर्च, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इससे देश को फायदा होता है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो इसरो
ना एक गलती करता था। जब भी कोई रॉकेट या सैटेलाइट टेस्ट करता था ना, तो इसरो ना प्रॉपर जानकारी नहीं देता था। कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं लैग कर जाता है कि हमारे रॉकेट ने टेस्ट फ्लाइट में कैसा परफॉर्म किया। उसी प्रकार से जो स्टार्टअप्स अब रॉकेट टेस्ट कर रहे हैं ना, उनको इसरो वाली गलती नहीं करनी चाहिए। टेस्ट फ्लाइट के सारे पैरामीटर्स कैसे रहे, परफॉर्मेंस कैसी रही, सारी डिटेल्स ना पब्लिक डोमेन में रखनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रोंग हो, कम्युनिकेशन स्ट्रोंग रहेगा ना तो जनता का, इन्वेस्टर्स का, सभी स्टेक होल्डर्स का जो ट्रस्ट है ना बल्कि इंक्रीज होगा। तो कम्युनिकेशन में स्ट्रोंग रहना चाहिए। इन स्टार्टअप्स को इसरो वाली गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है, इंडियन एक्सप्रेस का। ये सी रंगाराजन और डी के श्रीवास्तव ने लिखा है। दोनों फेमस और रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट हैं। दोनों ना काफ़ी सजेशंस देते हैं, ऑलमोस्ट 6-7 सजेशन हैं। इंडिया को क्या करना चाहिए 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए, डेवलप कंट्री बनने के लिए। वैसे देखो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज को ना वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनकम के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे देखो अभी इंडिया में पर कैपिटा इनकम है $2500 के आसपास, ये IMF का डेटा है। और आमतौर पे देखो वो देश जिनकी पर कैपिटा इनकम 13,485 या फिर उससे ज़्यादा है, तो उनको डेवलप कंट्री मान लिया जाता है। ऐसा कहीं बोला नहीं गया है, आमतौर पे मान लिया जाता है। तो इंडिया को यहां तक पहुंचना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा? राइटर कहते हैं सबसे पहली चीज़, इंडिया को ना अपने यहां पे इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना होगा। अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट रेट काफ़ी कम है। वैसे देखो सरकार भी काफ़ी इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि सरकार इन्वेस्ट करती है तो आपको पता है नए नए ब्रिज बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होगा, जॉब जनरेट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। बट देखो असली मज़ा तब है जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है। प्राइवेट कंपनीज, चाहे वो हमारे देश की हों या फिर फॉरेन कंपनीज हों, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। क्योंकि सरकार ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी ना, फिर फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ सकता है और देश की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाओ, खास करके प्राइवेट कंपनीज को एंकरेज करो, कैसे ना कैसे करके। कैरेट एंड स्टिक, कैरेट यूज़ करना पड़ेगा, स्टिक तो क्या यूज़ करेंगे। मतलब उनको इंसेंटिव दो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, समझे। दूसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, देखो इंडिया को ना 2047 तक डेवलप कंट्री बनने के लिए ना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की आवश्यकता है। कई बार ऐसे आर्टिकल्स आते हैं कि इंडिया को सर्विस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग पे। राइटर कहते हैं इंडिया ना सब चीज़ों पे फोकस करे, एक्सपोर्ट पे फोकस करे, सर्विसेज पे फोकस करे, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करे, एग्रीकल्चर पे फोकस करें। इससे ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। खास करके देश में जो सनराइज इंडस्ट्रीज है ना, उभरती हुई इंडस्ट्रीज हैं जिनका काफ़ी स्कोप है ग्रो करने का। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, इन पे इंडिया ज़्यादा फोकस करें। फिर तीसरा सजेशन ये है, देखो अभी जैसे कोविड-19 की महामारी आई और उसके बाद यूक्रेन रशिया के बीच में वार भी स्टार्ट हुआ, तो विभिन्न देशों के बीच में ना ये आवश्यकता महसूस हुई कि यार जरूरी चीज़ों के लिए ना हम दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होने चाहिए। इंडिया ने भी अपने यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को लॉन्च किया। लेकिन ना इंडिया आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में ना एक चीज़ को इग्नोर ना करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताऊं। इंडिया ये इंश्योर करे कि इंडिया में ही पेन मैन्युफैक्चर हों, बट पेन के इंपोर्ट को रिप्लेस करने के लिए इंडिया ने बाहर से इंपोर्ट होने वाले पेन पे तो कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी, टैरिफ ज़्यादा लगा दिए। लेकिन बाहर से जो पेन इंपोर्ट हो रहे थे वो ज़्यादा अच्छे थे। सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। बाहर से जो पेन इंपोर्ट हो रहे थे वो ज़बरदस्त थे, अच्छी क्वालिटी के थे, एफिशिएंट थे, लेकिन हमने उनको तो रोक दिया ताकि हमारी कंपनीज ज़्यादा पेन प्रोड्यूस करें, बट हमारी कंपनीज ज़्यादा अच्छे पेन प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये नहीं होना चाहिए। आप इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन कॉस्ट पे भी ध्यान दो। ऐसा नहीं कि हमारी लोकल कंपनीज ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं या फिर इनएफिशिएंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, ये मत होने दो, समझे। चौथा सजेशन राइटर देते हैं जॉब से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी के चेंजेस से ना एम्प्लॉयमेंट पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। आपको पता है AI आ रहा है, जोमेटो स्विगी भी AI का यूज़ करती हैं, बोट का यूज़ करती हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करना और उसके बेसिस पे हमारे देश के यूथ को स्किल देना, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसे सेक्टर्स को हमें डेवलप करना होगा जो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री हैं, समझे।
फिर पांचवा सजेशन राइटर का इक्विटी से रिलेटेड है। देखो पिछले कुछ सालों में हमने ना गरीबी रेशो कम की है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। इंडिया में पहले ज़्यादा गरीबी हुआ करती थी, अब कम गरीबी है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हमने गरीबी कम की है, लेकिन क्या हमने इनइक्वालिटी कम की है? इसका आंसर है नो। इनइक्वालिटी हम नहीं कम कर पाए हैं, और ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है बल्कि इनइक्वालिटी हमारे देश में बढ़ी है। गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है, समझे? तो यहां पे ना सरकार को ग्रोथ के साथ साथ इक्विटी पे भी ध्यान देना जरूरी है। सरकार ये नहीं इंश्योर कर सकती कि पहले हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे और बाद में हम इनइक्वालिटी को कम करेंगे, नहीं। दोनों चीजों को सरकार को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। एक तरफ इक्विटी, मतलब अमीर और गरीब के बीच में खाई ज्यादा ना हो, इनइक्वालिटी कम हो, और दूसरी तरफ ग्रोथ, देश की इकोनॉमी तेजी से ग्रो भी करे। तो ये 5 सजेशंस राइटर देते हैं। और आखिरी में फिर से बोलते हैं, इंडिया को डेवलप बनाना है, इंडिया की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है ना, वो मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट रेट्स बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, इन सब पे फोकस करो, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करो, नई स्किल्स दो, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली सेक्टर्स को प्रमोट करो। तो ये इन सभी चीज़ों पर इंडिया काम करेगा, तब जाके इंडिया डेवलप कंट्री बन सकता है 2047 आते आते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो, इंडिया में जॉब क्रिएशन चैलेंजेस है संबंधित है, ये सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए। आज हमने आर्टिकल डिस्कस नहीं किया, लेकिन सरप्राइज क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कीजिए। फिर बांग्लादेश में जो फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इंडिया के लिए क्या जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन है, और इंडिया को बांग्लादेश में अपने इंटरेस्ट कैसे सेफगार्ड करने चाहिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।